Hey everybody, welcome to my channel The Law Talks with दीपिका व्यास। आज हम अपना पहला वीडियो शुरू करने वाले हैं जिसका टॉपिक है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रीजन बीइंग मैंने ये टॉपिक सबसे पहला टॉपिक लिया बिकॉज ये टॉपिक ऐसा है जिसे मेरे मानने में हर किसी को पता होना चाहिए, स्पेशली अगर आप एक लॉ स्टूडेंट है, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ की कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ओके, तो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलने से लोगों को बहुत भारी सा कुछ लगता है और उन्हें समझ नहीं आता, लेकिन इसको समझने का एक सिंपल एग्जाम्पल ये है, जैसे जब आप कभी कोई बुक खरीदने जाते हैं तो आपको ये बुक खरीदनी है या नहीं खरीदनी है वो आप पता करते हैं उसका प्रीफेस पढ़ के, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ के। वही सेम काम करता है हमारा प्रीएम्बल। जैसे कि बुक का प्रीफेस आपको बताता है कि ऑथर की क्या आइडियोलॉजीज है, उस बुक को लिखने के लिए क्या इंटेंशन है, क्या स्टोरी लाइन है, वही काम हमारा प्रीएम्बल भी करता है। फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के इंटेंशन को बताता है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन और समरी बताता है, उनकी क्या आइडियोलॉजीज थी, क्या फिलोसफी थी वो बताता है। तो प्रीएम्बल के बेसिक मीनिंग से हमको ये पता चलता है कि प्रीएम्बल है इंट्रोडक्शन, समरी, जिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड बात करते हैं हमारी कि वो क्या पर्पस सर्व करता है। इसका भी एग्जाम्पल हम वैसे ही लेते हैं, जैसे हम बात करेंगे कि किसी बुक के प्रीफेस की, तो वही काम ये भी करता है, जो आपको बताता है कि इंटेंशन क्या थे हमारे जो ऑथर हैं उनके। तो सेम काम करता है प्रीएम्बल का भी। प्रीएम्बल बताता है कि हमारे जो फ्रेमर्स थे उनका क्या इंटेंशन था, उनके क्या ऑब्जेक्ट्स थे एट द टाइम व्हेन दे फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरी बात करते हैं हम इसके इनैक्टमेंट की। तो इसका इनैक्टमेंट हुआ था थ्रू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू हु आर देन अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, ड्राफ्ट करके पास किया गया था और वो अडॉप्ट हुआ फाइनली 22 जनवरी 1947 को, जिसने बाद में रूप लिया हमारे प्रीएम्बल का, और प्रीएम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल ऐड हुआ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसके सोर्स की, कि इसका सोर्स क्या है। तो अगर आप प्रीएम्बल को पढ़ेंगे तो पहली लाइन ही बताती है कि इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स है पीपल, यानी पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोग। जैसे कि अगर आप पहली लाइन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सेक्युलर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये बात बताता है कि इसका सोर्स है पीपल, यानी यहाँ के लोग। अब बात करेंगे हम इसके पार्ट्स की। पार्ट्स मतलब होता है कि कौन कौन से इसके मेन फीचर्स हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट है जो बेसिकली ये सर्व करना चाहता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। ओके, तो बात करते हैं हम प्रीएम्बल की बेसिक फीचर्स की। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला फीचर जो हमको देखने को मिलता है वो है सोवरेन का। सोवरेन क्या बोलता है, जब आपकी कोई कंट्री किसी बाहरी अथॉरिटी के अंडर नहीं आती, उसका अपना इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, तो वो इंडिपेंडेंट कंट्री होती है, सोवरेन कंट्रीज होती है। वो किसी और पर ना ऑथराइज कर सकती है, ना कोई बाहरी कंट्री उस पर ऑथराइजेशन दिखा सकती है। बेसिकली वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री होती है, जैसे कि इंडिया है। इंडिया आफ्टर ब्रिटिश रूल एंडेड बिकेम अ सोवरेन स्टेट। सेकेंड फीचर बात करता है हमारे सोशलिस्ट होने के बारे में। सोशलिस्ट की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो लिटरल सेंस में होता है कि जब कोई कंट्री का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर उसकी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है या उसकी ओनरशिप होती है, वो कंट्री होती है सोशलिस्ट कंट्री। लिटरल मीनिंग में समझाऊं तो व्हेन द स्टेट ओन्स सर्टेन फॉर्म ऑफ ओनरशिप ओवर इट्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन इंडिया के केस में सोशलिस्ट वर्ड का मीनिंग डिफरेंटली इंटरप्रेट किया गया, क्योंकि यहां पर जो ओनरशिप है ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो डिवाइडेड है बिटवीन स्टेट एंड प्राइवेट ओनरशिप। यानी जैसे आपका बिजनेस है, गवर्नमेंट भी कोई तरीके के बिजनेस करती है, वैसे ही डिफरेंस है। सो यहां पर सोशलिस्ट का मीनिंग इंडिया के रेफरेंस में, इंडियन प्रीएम्बल के रेफरेंस में डिफरेंट है। तीसरा फीचर आता है इसमें जो बात करता है सेक्युलर का। सेक्युलर का मतलब होता है कि इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो सेक्युलर का मतलब होता है यहां पर इंडिया में जो स्टेट है
वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ना फेवर करता है ना एक पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट है। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है और उसे कोई कंसर्न नहीं कि जो सिटीजन्स हैं वो किस रिलीजन को अडॉप्ट कर रहे हैं या प्रैक्टिस करते हैं। इट इज ओनली कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन एंड द स्टेट एंड विद नो अदर रिलीजन। फोर्थ बात करता है इसमें डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जहां पर जो गवर्नमेंट होती है वो लोग फॉर्म करते हैं बाय इलेक्शन। जैसे हमारे यहाँ हम अपने उम्मीदवार चुनते हैं, उन्हें वोट डालते हैं और उसके बाद वो गवर्नमेंट फॉर्म होती है। यहाँ जो गवर्नमेंट होती है वो फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल होती है। तो ये हो गया डेमोक्रेटिक का। नेक्स्ट फीचर जो इसमें आता है वो है आपका रिपब्लिकन। अब जैसे हमको समझ में आ गया डेमोक्रेटिक से कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, तो यहां पर रिपब्लिक ये बात करता है कि ऑल्दो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चलाते हैं, लेकिन जो रियल पावर होती है वो यहाँ की पब्लिक पर लाई करती है, जो उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वो एक्सरसाइज करते हैं। तो ये हो गए हमारे बेसिक फीचर्स। इसके साथ में कुछ आइडियोलॉजीज भी है जो बात करती है लिबर्टी, इक्वालिटी, justice and fraternity। लिबर्टी की बात करूं, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। अब जैसे अगर आप इन चारों पॉइंट्स को देखेंगे तो ये चारों पॉइंट्स कहीं ना कहीं हमारे डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स के थ्रू रिफ्लेक्ट होते हैं। लिबर्टी का मतलब होता है थॉट्स की आजादी, सोचने की आजादी, बिलीफ की आजादी, फेथ की आजादी। वहीं इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी होती है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी सबको समानता का समान अधिकार, समानता का अधिकार, जो हमारे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक डील करता है। फिर आता है जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय का अधिकार। सभी लोगों को इंडिया में जो रह रहे हैं उनको न्याय का अधिकार है, अब चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिकल हो। और लास्ट है फ्रेटर्निटी, विच मीन्स भाईचारा। भाईचारा मेंटेन करना चाहिए और जो हम छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ते हैं, रिलीजन के मामलों पर, कास्ट के मामलों पर, वो नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली दीज वर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल में डाले गए हैं, इनकॉर्पोरेट किए गए हैं बाय द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्टली इस कॉन्स्टिट्यूशन को जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऐसा था नहीं। ओरिजिनली इसमें ये वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी नहीं थे। ये 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड किए गए हैं। 42nd अमेंडमेंट के बाद इन तीनों वर्ड्स को ऐड किया गया। आफ्टर दैट बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई, जिसे डील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को बार बार ओवर रूल्ड किया। ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। तो इस कंट्रोवर्सी को हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल जजमेंट दिया ऑन प्रियम्बल। लेकिन इसमें बहुत सारे केसेस हुए, पर डील करने के लिए और सिंप्लीफाइड वे में समझने के लिए हम आज इसको दो केसेस के थ्रू समझेंगे। पहला केस है बेरूबरी का केस। बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन ये आया था, क्या प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में अगर एम्बिग्यूटी यानी डाउट होता है तो प्रियम्बल को रेफर किया जा सकता है, बिकॉज ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स की क्या इंटेंशन थी व्हाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन विच दे इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल। और इसका दूसरा केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपने वर्डिक्ट को ओवररूल्ड किया 13 साल बाद, द केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रियम्बल को चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो इसके बेसिक स्ट्रक्चर है हम उसे अमेंड नहीं कर सकते। That's all for today's video. I hope you like it, and if you like it, please like my video, subscribe to my channel, share it, and press the bell icon so that you get all the notification. Thank you. See you next time.